हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ कैलाश गंडेर। लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट चैप्टर 9th क्लास मैथमेटिक्स उसका फर्स्ट चैप्टर जो है उसकी 1.1 एक्सरसाइज सॉल्व की थी, जो मैंने आपको बहुत ही आसान वे से सिखाने की कोशिश की थी। आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 करने की कोशिश करेंगे। अगर आप ये कंप्लीट वीडियो वॉच करेंगे तो आपके 1.2 के तमाम डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको सारे के सारे क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे। और इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा कि ये जो आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेने हैं। ठीक है, तो आइए हमारे पास जो एक्सरसाइज 1.2 पर मूव करने से पहले जो है इसकी कुछ बेसिक डेफिनेशंस है जिनके बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हमारे पास पहले इसकी डेफिनेशन जो है वो है रो मैट्रिक्स, और उर्दू में इसे कतारी कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम कहा जाता है। ठीक है, उर्दू में इसमें कतारी कॉलम कहा जाता है। ठीक है, और दूसरी डेफिनेशन जो है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स, और इसको उर्दू में भी कॉलम कॉलम कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स क्या चीज़ होती है ये आपने ज़रूर देखना है। एक हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स, ठीक है, जिसमें वन रो हो, ओनली वन रो उसमें मौजूद हो, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, हमारे पास जैसे ये एक मैट्रिक्स है, इसमें रो देखेंगे तो हमारे पास ओनली ये वन रो है, R1 जिसे कहेंगे। R2 हमारे पास कोई भी नहीं है। ठीक है, तो अगर आप पिछला लेक्चर कंप्लीट वॉच करेंगे तो आपको रो 1 रो 2 के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, एक हमारे पास ये मैट्रिक्स है। दूसरा अगर मैं यहाँ पर कोई एक और मैट्रिक्स लिख देता हूँ 0 3 2 1, तो हमारे पास ये भी एक रो मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें एक ही रो मौजूद है। ऐसा कॉलम जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो मौजूद होती है उसे हम कतारी कॉलम कहते हैं। ठीक है, या फिर इसकी इंग्लिश में अगर डेफिनेशन हम बात कर लें तो अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन रो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो मौजूद हो उसे हम रो मैट्रिक्स का नाम देते हैं। इसमें भी हमारे पास क्या है, वन रो है। ठीक है, तो अब हमारे पास इसी तरह जो है कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। कॉलम मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम मौजूद होता है। जैसे कि हमारे पास जो है यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 1 3, ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। उसके बाद 0 2 4 हमारे पास ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें कॉलम एक ही है, इसमें वन रो थी और इसमें वन कॉलम है। तो इसकी डेफिनेशन अगर हम देख लें, a matrix is said to be column matrix if it has only one column। अगर उसमें एक कॉलम मौजूद होगा तो उस कॉलम का नाम दिया जाएगा, उसे हम कह देंगे कॉलम मैट्रिक्स का। ठीक है, और जिसमें वन रो होगी उसे हम क्या कह देंगे, रो मैट्रिक्स कह देंगे। ठीक है, या कतारी कॉलम कह देंगे। तो ये हमारे पास थी दो डेफिनेशन, कौन कौन सी, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास इसकी अगली जो डेफिनेशन है वो हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है, इसको उर्दू में कहते हैं मुस्ततिली कॉलम। ठीक है, हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगल का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। इस मैट्रिक्स को समझने से पहले जो है रेक्टेंगल के बारे में आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। आपको पता है एक ऐसी शक्ल जिसके आमने सामने वाले अजला क्या हो, बराबर हो, उसे हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगल कहते हैं। ये हमारे पास एक डायग्राम बनी हुई है, ये भी एक रेक्टेंगल है। अगर मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा चेंज करके लिख दूं तो ये भी हमारे पास एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो ये दोनों हमारे पास रेक्टेंगल डायग्राम्स हैं। इसी तरह अगर मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है, तो हमारे पास एक मैट्रिक्स बन जाएगा कुछ इस तरह का 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, हमारे पास एक मैट्रिक्स ये बना है। अब देखिए ये भी हमारे पास कोई रेक्टेंगल फॉर्म इस फॉर्म का बन रहा है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो मैं अगर बनाना चाहूँ यहाँ पर ही, चलो इधर ही बना लेता हूँ। ये हमारे पास दूसरा मैट्रिक्स मैं बना रहा हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6 हमारे पास जो है ये मैट्रिक्स बन गए। ये दो मैट्रिक्स है, ये दोनों हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स या फिर मुस्ततिली कॉलम है। वजह क्या है, इसमें हमारे पास जो शक्ल बनी हुई है वो मुस्ततिल जैसी है या फिर रेक्टेंगल जैसी है। तो रेक्टेंगल हमारे पास जिसमें जो है दोनों साइड्स बराबर ना हो, मतलब जैसे ये आमने सामने वाली साइड्स तो बराबर है इनकी, लेकिन चारों साइड्स इसकी जो है इक्वल नहीं है।
इट मीन्स इसमें अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में देखें तो इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं है। अगर मैं इस मैट्रिक्स की बात कर लूँ, यहाँ पर जो है इस मैट्रिक्स की, इसमें रोज की जो तादाद है वो हमारे पास 2 रोज है और कॉलम्स जो हमारे पास है वो हमारे पास 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, रोज 2 है और कॉलम 3 है। इट मीन्स के इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं है। और अगर मैं इस मैट्रिक्स की बात करता हूं तो इसमें रोज की जो तादाद है हमारे पास 1 2 3, तो रोज 3 है और उसके बाद जो कॉलम है हमारे पास, कॉलम्स जो है वो 1 और 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो इसमें भी रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर नहीं है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर ना हो तो उसे हम मुस्ततिली कालब कहते हैं। ठीक है, इसकी इंग्लिश में भी डेफिनेशन यही होगी, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स डज नॉट इक्वल, या फिर सेम कह सकते हैं। ठीक है, कि इनके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम जिस मैट्रिक्स की बराबर नहीं होती उसे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नाम देते हैं। नेक्स्ट अगली जो डेफिनेशन हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स का आपको पता है कि स्क्वायर किस फॉर्म को कहते हैं। स्क्वायर हमारे पास एक ऐसी शक्ल होती है जिसमें चारों अजला या 4 साइडेड क्या होती है, इक्वल होती है, बराबर होती है, सेम होती है। तो हमारे पास इस तरह की कोई एक शक्ल होगी जिसकी 4 साइडेड बराबर हो, उसे हम स्क्वायर का नाम देते हैं। तो इन केस ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में भी हमारे पास कुछ इस तरह की शक्ल होगी। ठीक है, जैसे 1 2 3 और 4। ठीक है, इसमें अगर मैं रोज की बात करूं तो हमारे पास वो 2 रोज है और कॉलम्स की बात करूं तो हमारे पास कॉलम्स भी 2 है। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इस मैट्रिक्स में आप देखेंगे तो सेम है। इसी तरह मैं हमारे पास कोई एक और मैट्रिक्स जो लिख देता हूं कि हमारे पास A B C एंड D, जो हमारे पास ये एक मैट्रिक्स लिख दिया है, इसमें भी 2 रोज है और 2 ही कॉलम्स है। तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, बराबर है। तो हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स का नाम देते हैं। ठीक है, और इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन भी यही होगी, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल। ठीक है, तो ये हमारे पास इनकी डेफिनेशन थी। नेक्स्ट मूव करते हैं हम अगली डेफिनेशन पर। नेक्स्ट हमारे पास जो अगली डेफिनेशन है वो नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स इसको नाम दिया जाता है। इसको उर्दू में सिफरी कालब कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो इस नेम से ही जाहिर हो रहा है, नल या ज़ीरो कहते हैं सिफर को। तो एक ऐसा कालब जिसमें तमाम के तमाम एलिमेंट्स क्या होंगे, ज़ीरो होंगे, उसे हम नल मैट्रिक्स या फिर ज़ीरो मैट्रिक्स का नाम देंगे। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ज़ीरो मैट्रिक्स है। इसी तरह हमारे पास एक ये मैट्रिक्स है, ये भी हमारे पास सिफरी कालब या ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाएगा, जिसमें क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट है और वो भी ज़ीरो है तो इसे भी हम नल मैट्रिक्स कह देंगे। इसी तरह हमारे पास एक मैट्रिक्स जो है 0 0, ये भी हमारे पास क्या है, नल मैट्रिक्स है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो है वो ज़ीरो हो उसे हम सिफरी कालब कहते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी नल मैट्रिक्स या फिर ज़ीरो मैट्रिक्स इफ़ एवरी एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स इज ज़ीरो। तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो है उसमें तमाम एंट्रीज किसी मैट्रिक्स में वो ज़ीरो होंगी तो उस मैट्रिक्स को हम क्या, नल मैट्रिक्स का नाम देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इसका आएगा। ठीक है, तो ये जो आपने बहुत अच्छे से समझना है इसको, और इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी मे भी आ सकता है। तो हमारे पास ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है तो इसका जो ट्रांसपोज होगा वो हमारे पास ए के ऊपर टी लिखा होगा। ये जो रिप्रेजेंटेशन टी है इसे हम क्या नाम देते हैं, ट्रांसपोज कहते हैं। ठीक है, टी रिप्रेजेंटेशन जो है ये ट्रांसपोज कहलाती है। तो हमारे पास अगर एक मैट्रिक्स ये दिया होगा 2 3 4 एंड 6, हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसको नाम आप बी का दे दें और इसका जो ट्रांसपोज अगर ले हम, ठीक है, बी ऑफ ट्रांसपोज जो है, इसमें आपने क्या करना है, रोज को कॉलम्स में चेंज करना। ये हमारे पास रोज हैं, ठीक है, और ये इसके कॉलम्स हैं, ये R1 है, ये R2 है और ये C1 C2 कॉलम्स हैं।
तो रोज को हमने चेंज करना है कॉलम्स में और कॉलम्स को चेंज करना है रोज में। एक काम कर ले, या आप रोज को चेंज कर ले कॉलम्स में या कॉलम्स को चेंज कर ले रोज में। तो हमारे पास एक न्यू मैट्रिक्स जनरेट होगा, उस मैट्रिक्स का नाम दिया जाता है ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास जो 2 3 रो है इसको कन्वर्ट करेंगे 2 3 कॉलम में। उसके बाद उसके जो है 4 6 ये हमारे पास रो 2 है, इसको कॉलम में कन्वर्ट करेंगे 4 6। तो ये हमारे पास बी ट्रांसपोज आ गया। तो इसकी अगर डेफिनेशन देखें तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज को चेंज करना है कॉलम्स में या फिर कॉलम्स को चेंज करना है रोज में, या लगाना जरूरी है, मतलब कि और या तो हम चेंज कर सकते हैं रोज को कॉलम में या कॉलम्स को रोज में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो उस मैट्रिक्स को हम नाम देते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, तो आपने इसकी इंग्लिश में भी डेफिनेशन ऐसे ही करनी है। इफ नंबर ऑफ रोज चेंज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो उस मैट्रिक्स का नाम दिया जाएगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अगला हमारे पास जो है नेगेटिव मैट्रिक्स है। ये जो मैट्रिक्स है ये बहुत डाउटफुल मैट्रिक्स है, क्योंकि इस पर बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इसको इग्नोर कर दिया जाता है। लेकिन एक नेगेटिव चीज़ बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, तो नेगेटिव को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो हमारे पास अगर एक मैट्रिक्स ए गिवन है, हमारे पास ए माइनस बी सी एंड डी हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है, इसका नेगेटिव मैट्रिक्स निकालना है। तो आपने क्या करना है, एक नेगेटिव मैट्रिक्स बनाने के लिए जो मैट्रिक्स गिवन होगा उसके साथ नेगेटिव मल्टीप्लाई कर देना है। दोबारा सुन ले, आपने नेगेटिव मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स का निकालना हो तो उसके साथ आपने नेगेटिव मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप इसके साथ नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास, तो ये माइनस इधर भी मल्टीप्लाई होगा और इधर भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा कुछ ए माइनस बी सी एंड डी हमारे पास है। जब ये हमारे पास माइनस ए, ये तो वैसे ही रहेगा माइनस ए, लेकिन ये जो दूसरी वैल्यू वाली जो हमारे पास है, ये माइनस अंदर जो है राइट साइड वाली जो माइनस है इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम माइनस को अंदर मल्टीप्लाई ऑपरेट करवाएंगे तो जो प्लस के साइन होंगे वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे और जो नेगेटिव वाले वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ए हमारे पास प्लस का था, ये माइनस ए हो जाएगा, और बी नेगेटिव का था प्लस का हो जाएगा, ये भी सी नेगेटिव एंड डी नेगेटिव। तो ये जो हमारे पास मैट्रिक्स बना है, ये मैट्रिक्स इस ए मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, तो आपके पास कोई मैट्रिक्स गिवन होगा तो उसका अगर नेगेटिव मैट्रिक्स निकालना है तो आपने उसके साथ नेगेटिव मल्टीप्लाई करवा देनी है। नेगेटिव नंबर को क्या मल्टीप्लाई कर रहा है, नेगेटिव साइन को, सॉरी। तो ये हमारे पास इस तरह आप उस मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अगली जो डेफिनेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ये वाला हमारे पास, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। इसमें डिफरेंस पूछा जाता है। हमारे पास सिमेट्रिक डेफिनेशन पहले मैं बता देता हूँ, नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन जो स्क्यू सिमेट्रिक की आपको बताता हूँ। इसकी बुक पर जो एग्जाम्पल दी हुई है बहुत टफ है, बच्चों को समझ नहीं आती, लेकिन अगर ये आप वीडियो वॉच कर रहे हैं तो बहुत ईजिली आपको ये अंडरस्टैंड हो जाएगा कि सिमेट्रिक क्या चीज़ होती है और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होती है। सिमेट्रिक कहती है मिलती जुलती चीज़, एक ऐसी चीज़ उसकी कंपैरिजन में दूसरी चीज़ आप बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह की ले आए तो वो हमारे पास एक दूसरे के सिमेट्रिक होती है। इस तरह आपके घर में बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे के सिमेट्रिक होती है। जैसे ग्लास होते हैं तो आपके घर में ग्लास तो अवेलेबल होते हैं, तो एक दो ग्लासेस आप एक साथ ले लें तो वो एक दूसरे के सिमेट्रिक होंगे। इसी तरह मैं अगर इस तरह के दो बोर्ड मार्कर ले लूँ, ये हमारे पास एक दूसरे के सिमेट्रिक है। ठीक है, तो एक ऐसे यहाँ पर मैट्रिक्स की बात हो रही है, तो दो ऐसे मैट्रिक्स हो गए जो मिलते जुलते होंगे। ठीक है, तो उसे हम कह देंगे वो सिमेट्रिक है। ठीक है, तो हमारे पास अगर एक मैट्रिक्स है, इसकी कंडीशन क्या है हमारे पास, चलो एक मैट्रिक्स ए गिवन है। मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक इस तरह का बनाना है कि आप उसमें पहले इसकी डेफिनेशन समझ लें, वो बहुत ज़रूरी है। एक ऐसा मैट्रिक्स आप जो है उसका ट्रांसपोज लें और कोई फर्क ना पड़े। दोबारा सुने, एक ऐसा मैट्रिक्स और आप उसका ट्रांसपोज लें और उसका आंसर दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाए तो उस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स का नाम दिया जाता है। ठीक है, a matrix is said to be symmetric matrix if A transpose is equal to A, कि आप उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले रहे हैं और कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आंसर पर, तो उस तरह का जो मैट्रिक्स होता है उसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स का नाम देते हैं। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। ठीक है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ।
ये जो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये जो हमारे पास 0 0 लिखे, अगर आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स 2x2 का बनाना चाहते हैं तो हमेशा आप जो डायगोनल मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्रीज को 0 0 रखें, और ये जो हमारे पास होंगे इनको सेम रखें। आप चाहे 3 रख लें, 2 रख लें, होना सेम चाहिए नंबर, जो भी नंबर आ जाए। अब आप इस मैट्रिक्स का क्या ट्रांसपोज लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे पास A ट्रांसपोज इज इक्वल टू आ जाएगा 0 3 0 3 0 3 0। हमारे पास आप ये जो रो थी इसको कॉलम में चेंज किया, ये भी रो थी इसको कॉलम में चेंज किया, तो ट्रांसपोज और ऊपर वाला जो मैट्रिक्स है ये दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। तो हमारे पास ये जो मैट्रिक्स A है इसे हम नाम देते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। इसी तरह अगर मैं एक B मैट्रिक्स को लिख लेता हूं, ठीक है, मैंने क्या बताया कि अगर आपने 2x2 मैट्रिक्स लिखना है उसमें आपने जो डायगोनल एलिमेंट्स है इसको 0 0 लिखना है, ये 0 0 लिख दिया, और उसके बाद जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं इनको सेम लिखना है, चाहे वो आप नेगेटिव में भी लिख सकते हैं, जैसे मैं नेगेटिव में जो है 5 लिख लेता हूं और इधर भी नेगेटिव 5 आने चाहिए। आप मैट्रिक्स B का ट्रांसपोज लें तो दोबारा से यही मैट्रिक्स आ जाएगा। तो ये जो मैट्रिक्स मैंने A और B लिखे हैं ये दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, ठीक है। इस तरह के आप बेशुमार मैट्रिक्स जनरेट कर सकते हैं खुद से। तो जब भी आप पेपर में डेफिनेशन राइट कर रहे हैं तो उसके साथ एग्जाम्पल देना बहुत ज़रूरी है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इस चैप्टर में सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर ही डाउट्स होते हैं, बाकी सारे जो है मैट्रिक्स अंडरस्टैंड हो जाते हैं, उनको इजीली समझ आ जाते हैं। तो ये जो हमारे पास इसकी एग्जाम्पल मैंने आपको इजीली समझा दिया है कि हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स बनाना है जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स आपने 0 रखने हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो आप जो मर्जी नंबर रख लें लेकिन होने सेम चाहिए। जब आप उसका ट्रांसपोज लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसकी डेफिनेशन भी हमारे पास यही है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें उस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लें और कोई फर्क ना पड़े तो उस मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो अगली डेफिनेशन है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की है, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन देख लें, हमारे पास एक मैट्रिक्स A हो और उसका आप ट्रांसपोज लें और आगे से हमारे पास आंसर में नेगेटिव उसका मैट्रिक्स आ जाए, ठीक है, तो उस मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का नाम देते हैं। दोबारा सुन लें, आपके पास एक गिवन मैट्रिक्स होगा, उस मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज लेना है और आंसर में नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स आ जाए, उसी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाए, तो हम उस मैट्रिक्स को कह सकते हैं जो A मैट्रिक्स होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, उसका उलट मैट्रिक्स है, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह का जो एक मैट्रिक्स मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कि A मैट्रिक्स हमारे पास कोई भी, ये हमारे पास है A मैट्रिक्स। अब पिछले में मैंने जो सिमेट्रिक में मैंने बताई है कि आपने ये वैल्यूज जो है वो क्या रखनी है, 0 रखनी है। इसमें भी आप 0 रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी। और यहाँ पर आपने जो दूसरे साइड वाले नंबर लेने हैं, ये वाले, ये लेने सेम है बट जो हमारे पास एक के साथ नेगेटिव साइन लगा देना है, चाहे इसके साथ नेगेटिव लगा दो चाहे इसके साथ लगा लो। तो हमारे पास ये जो मैट्रिक्स बन गया ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गया। आपको ये मैं बता देता हूँ कि अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ, ठीक है, तो ये ट्रांसपोज ले हमारे पास, तो ये आ जाएगा कुछ इस तरह, ट्रांसपोज में आ जाएगा इसका ये 0 -3, ये रो थी इसको कॉलम में चेंज किया, ये रो है इसको भी कॉलम में चेंज करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास इसमें से सब में से जो नेगेटिव को कॉमन लेंगे, नेगेटिव कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये, यहाँ 0 से नेगेटिव कॉमन लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये 0 वैसे के वैसे। 3 से माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस का था तो -3 आ जाएगा, ये माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा, और 0 वैसे के वैसे। अब आप देख सकते हैं ये क्लियर जो हमारे पास है ये नेगेटिव वैसे के वैसे, और ये जो मैट्रिक्स है 0 -3 3 0 ये हमारे पास A की इक्वल है। तो ये हमारी वो कंडीशन थी जो हमारे पास A ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ A आ जाए, तो हमारे पास ये जो मैट्रिक्स A होगा उस मैट्रिक्स को हम कह सकते हैं ये जो मैट्रिक्स है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसी तरह मैट्रिक्स B भी बना सकते हैं, C बनाए, जो मैट्रिक्स भी नाम देना चाहे बना सकते हैं। आपने डायगोनल एलिमेंट्स को 0 0 रखना है
और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको सेम रखना है, लेकिन अपोजिट साइन के साथ। एक का साइन पॉजिटिव होना चाहिए और एक का साइन नेगेटिव होना चाहिए। इस तरह आप जो है उसमें से फिर नेगेटिव कॉमन लेंगे। नेगेटिव कॉमन लेने के बाद फिर जो मैट्रिक्स बचेगा वो हमारे पास क्या, वो ए मैट्रिक्स इक्वल होगा और नेगेटिव उसके साथ आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसी तरह ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए के इक्वल आ जाएगा। तो ये जो मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है, ना कि ये माइनस ए मैट्रिक्स हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, और ये जो नेगेटिव ए के इक्वल, ये तो कंडीशन है उस मैट्रिक्स की चेक करने के लिए कि ये वाकई में ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है। तो ये हमारे पास कंडीशन है कि जब हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और उसका आंसर माइनस ए में आ जाए, वही मैट्रिक माइनस में आ जाए या नेगेटिव में आ जाए, तो उस मैट्रिक्स को हम नाम दे देते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी अगली डेफिनेशन हमारे पास है वो डायगोनल मैट्रिक्स है। और डायगोनल मैट्रिक्स जो हमारे पास उर्दू में इसको कहते हैं वितरी कालब। वितरी कालब जो हमारे पास इसको नाम दिया जाता है। तो ये वितरी कालब जो समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। हमारे पास जो कोई भी मैट्रिक्स आ जाएगा, बी मैट्रिक्स है हमारे पास 2, 3, 4 एंड 6 हमारे पास एक मैट्रिक्स है। ठीक है, इसमें हमारे पास जो है ये नंबर जो है डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स तब बनेगा जब इनमें से एक नॉन जीरो होगा और जो ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है ये जीरो होने चाहिए। क्या होने चाहिए? जीरो, ना कि यहाँ पर कोई और नंबर आ गया तो ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। तो हमारे पास डायगोनल बनाने के लिए ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है ये जीरो होने चाहिए और इनमें से एक का नॉन जीरो होना जरूरी है। यहाँ पर जीरो आ जाए तो भी ये डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, और अगर मैं इसको इस तरह लिख लूँ कि हमारे पास यहाँ पर 2 है, यहाँ जीरो और इसकी जगह फिर जीरो कर दें, ठीक है, तो हमारे पास ये मैट्रिक्स भी वितरी कालब है या फिर डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे, क्योंकि इसमें डायगोनल एलिमेंट में से एक एलिमेंट नॉन जीरो है। तो इसकी डेफिनेशन भी यही है कि एक ऐसा कालब जिसमें वितर के अरकान में से एटलीस्ट वन एलिमेंट जो एक अरकान गैर सिफर होना चाहिए और बाकी जो गैर वितरी अरकान है ये वाले ये जीरो होना जरूरी है। ठीक है, तो इस तरह की जो शक्ल होती है इसे हम क्या कह देते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स या फिर वितरी अरकान। तो इसकी इंग्लिश में भी डेफिनेशन यही है, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ at least one element in diagonal elements is non-zero and non-diagonal elements are equal to zero। तो हमारे पास इस तरह जो है इसे हम कह देंगे ये डायगोनल एलिमेंट्स है। ठीक है, सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स है। तो अगर एक मैट्रिक्स मैं बता दूं, ये आप लोगों ने सोचना है कि ये मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है या नहीं है। स्क्वायर रूट 2 एंड स्क्वायर रूट 2 एंड 0, क्या आप सोच के बता सकते हैं कि ये मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स है या नहीं है? आपने कमेंट बॉक्स में इसके बारे में इसका आंसर जरूर देना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो मूव करते हैं हम स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स पर जाने से पहले मैं जो एक लास्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो मैं पहले समझाऊंगा, फिर स्केलर को समझाऊंगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा स्केलर मैट्रिक्स क्या चीज़ है। ये सारी डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपने एज अ पेपर के लिए प्रिपेयर करना है और इसकी विद एग्जाम्पल्स साथ ज़रूर प्रिपेयर करनी है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? आइडेंटिटी कहते हैं यूनिट को। आप एक ऐसा नंबर ले लें, ठीक है, मैं आपको कहता हूं कि हमारे पास कोई नंबर है, उसके साथ मैं मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, 5 के साथ एक ऐसा नंबर जो मल्टीप्लाई करें उससे कोई फ़र्क ना पड़े, आंसर 5 आ जाए। तो ये सोच के आप बता सकते हैं कि 5 के साथ कोई एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करें उसमें कोई फ़र्क ना पड़े। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे जो गैस कर लेंगे लेकिन काफ़ी सारे बच्चे रॉन्ग आंसर करेंगे, तो आपने इसके बारे में ज़रूर जो है कमेंट बॉक्स में बताना है मुझे। ठीक है, तो 5 के साथ एक ऐसा नंबर जो मल्टीप्लाई करें आंसर 5 दे, वो 1 होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास 1 इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। मल्टीप्लाई के लिहाज से जो 1 आइडेंटिटी नंबर होता है, आप 1 को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं कहता हूं कि 5 के साथ मैं 5 के साथ जो है क्या चीज़ ऐड करूं कि
दोबारा से आंसर जो मेरे पास जो 5 ही आना चाहिए, ठीक है। अब प्लस के लिहाज से, मल्टीप्लाई के लिहाज से जो 1 था वो आइडेंटिटी एलिमेंट था, लेकिन जो मैं अब प्लस के लिहाज से चेक कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि 5 के साथ कोई एक ऐसा नंबर ऐड करें आंसर दोबारा से 5 आ जाए, कोई फर्क ना पड़े। तो ये भी सोच के आपने गैस करना और बताना जरूर है, ठीक है। तो सोच कर कमेंट बॉक्स में जरूर सेंड करना है। तो 5 के साथ आप इसका नेगेटिव नंबर, तो 5 के साथ जो है इसका नेगेटिव नंबर आप ऐड करें -5, तो हमारे पास, सॉरी यहाँ पर 5 नहीं आना चाहिए था बल्कि 0 आना चाहिए था। सॉरी, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, यहाँ पर 5 ही आना चाहिए, आपने 0 ऐड करना है, ठीक है। तो आप इसमें 0 ऐड करेंगे तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोबारा से 5 ही आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास मल्टीप्लाई के लिहाज से 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है और प्लस के लिहाज से 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है। तो ये था नंबर्स के केस में, जो हमारे पास जो ये ऐसे ये नंबर्स जो है हमारे पास 1 मल्टीप्लाई के लिहाज से आइडेंटिटी है, 0 प्लस के लिहाज से। लेकिन इन केस ऑफ मैट्रिक्स के केस में जो हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा, वो हमारे पास मैं अब बताता हूं आपको। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है हमारे पास किस तरह होगा, एक ऐसा मैट्रिक्स जो आप किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें कोई फर्क ना पड़े, ठीक है। एक ऐसा मैट्रिक्स जो आप किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें कोई फर्क ना पड़े, तो उसे हम जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तो वो हमारे पास ये एक मैट्रिक्स इस तरह की शक्ल होती है, ठीक है। ये एक हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स भी है, क्योंकि आप देखेंगे ये 0 एलिमेंट्स है और ये जो हमारे पास जो वितरी अरकान है वो 1 1 है। तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स को I से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। I इज इक्वल टू 1 0 0 1, ये स्पेशल फॉर्म है। इस तरह का मैट्रिक्स जो होगा उसे हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स सिर्फ 1 हो, ओनली 1 नंबर वाला हो, मतलब ये 1 डिजिट जो है, कौन सा नंबर 1 जो आप यूज करते हैं यही हो। अगर इसकी जगह पर 2 आ गए तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, डायगोनल एलिमेंट्स जो होने चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ 1 होने चाहिए, ठीक है। इसी तरह अगर मैं हमारे पास एक और मैट्रिक्स लिखूं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारे पास ये भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आप देख सकते हैं जो आइडेंटिटी ये डायगोनल एलिमेंट्स है वो 1 1 है, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स को हम I2 का नाम देते हैं, 2x2 मैट्रिक्स है। और ये I3 है, 3x3 मैट्रिक्स। इसी तरह I4 4x4 मैट्रिक्स का भी हो सकता है, 4x4 4 रोज 4 कॉलम्स। इसी तरह 5 इवन n टाइप्स तक हो सकता है, बहुत ज़्यादा लंबा मैट्रिक्स आप बना सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो दोबारा से मैं आपको क्लियर कर दूं, कुछ बच्चे कह देते हैं कि ये भी हमारे पास जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, √2 0 0 √2। आप अगर √2 लें तो आंसर बच्चे कहते हैं 1 आ जाता है। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास 2 इज अ प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर का जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो हमारे पास एक इरेशनल नंबर्स होते हैं जिनको आप काउंट भी नहीं कर सकते। मतलब प्राइम नंबर का कोई भी प्राइम नंबर जिसका आप स्क्वायर रूट लेंगे तो उसकी वैल्यूज इशारिये के बाद डिफरेंट आएगी। जैसे पाई की वैल्यूज आती है 3.147 अप टू, इस तरह मुख्तलिफ वैल्यूज आती रहेगी, इसी की भी ऐसे मुख्तलिफ आएगी। तो ना कि इसका 1 आंसर नहीं आएगा, अगर यहाँ पर 1 1 होगा तो ही आंसर जो है इसका हम कह सकते हैं आइडेंटिटी। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये आपका एक MCQs है जहाँ पर बच्चों ने बहुत ज़्यादा रॉन्ग क्लिक किया होता है, तो यहाँ पर मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास था आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रिलेटेड। अब मैं मूव करता हूँ स्केलर पर। स्केलर क्या चीज़ होती है? स्केलर कहते हैं किसी नंबर के साथ कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई कर देना। जैसे मैं कहता हूँ एक A है उसके साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो ये 3 नंबर है, ये 3, इस 3 को नाम दिया जाता है, स्केलर का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इन केस ऑफ मैट्रिक्स में स्केलर क्या होता है, हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, उसके साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे आप 4 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो मैट्रिक्स बनेगा उसे हम स्केलर मैट्रिक्स का नाम देते हैं। तो यहाँ पर आप 4 लिखें और यहाँ पर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 0 4 4, वैसे ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 4 0 0 4 हमारे पास एक मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ये हमारे पास जो है
स्केलर मैट्रिक्स बन गया। लेकिन ओरिजिनल में जो स्केलर, ये हमारे पास नंबर है, कौन सा, 4 इज अ स्केलर नंबर, और हमारे पास इन दोनों को मिलाने के बाद जो आंसर बना है इसे हम स्केलर मैट्रिक्स का नाम देते हैं। तो स्केलर मैट्रिक्स की खासियत जो है, हमारे पास जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो सेम होंगे। वो क्यों सेम होंगे? क्योंकि हमें पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर वो दोनों नंबर क्या आएंगे, 1 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आप 4 की जगह पर k मल्टीप्लाई कर लें तो ये हमारे पास 1 0 0 1 के साथ k मल्टीप्लाई करेंगे तो k ही आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास k 0 0 k। तो आप देखेंगे हमारे पास ये डायगोनल नंबर्स जो है वो सेम है। जब हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स सेम हो जाए तो वो हमारे पास जो मैट्रिक्स बनता है उसे स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसकी इन तमाम की थोड़ी सी कैलकुलेशन करता हूँ, मतलब मर्ज करके चीज़ों को बताता हूँ रिलेट करके। और पेज नंबर 8 पर, इंग्लिश की बुक है, पेज नंबर 8 पर एक नोट बुक्स बॉक्स लिखा हुआ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, उसको ज़रूर आपने देखना है कि हमारे पास जो स्केलर और डायगोनल एलिमेंट्स जो है कभी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन हर जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो डायगोनल एलिमेंट्स भी होगा, वो स्केलर मैट्रिक्स भी होगा, वो दोनों मैट्रिक्स होंगे। ठीक है, मतलब कि आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को देखेंगे तो वो स्केलर भी है क्योंकि ये 1 1 सेम है, और इसमें ये नॉन जीरो एलिमेंट्स है, मतलब ये डायगोनल भी है। लेकिन एक हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स कभी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हो सकता, एक डायगोनल मैट्रिक्स कभी भी जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट है जो आपकी बुक पर लिखा हुआ पेज नंबर 8 पर, आपने इसको ज़रूर पढ़ना है, रीड करना है और समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो मैं इसकी दोबारा से स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन बता देता हूँ। स्केलर को उर्दू में स्केलर कहा जाता है एक ऐसा कालब जिसमें हमारे पास वितर के जो अरकान होंगे, जिसमें वितर के अरकान यकसा हों या बराबर हों, एक जैसे हों, तो उस मैट्रिक्स, उस कालब को हम स्केलर कालब का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये तमाम जो डेफिनेशंस अगर आपको क्लियर है, नेक्स्ट आप जो है इजीली एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपने बताना है कि इस मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स कौन सी फॉर्म का, स्केलर है, डायगोनल है, वाहद आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी को उर्दू में वाहदानी, ठीक है, कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपने गेस करनी है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सरसाइज जो है, इसके क्वेश्चन नंबर जो 1 है, इस पे आप देखेंगे हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 1 में आपने बताना है कि ये मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है। ठीक है, जैसे हमने पूरी डेफिनेशन सारी पढ़ ली है, उसमें से गेस करना है कि ये कौन कौन सा मैट्रिक्स है, ये स्केयर है, स्केलर है, डायगोनल है, उसके बाद जो रेक्टेंगल है। तो इसमें से गेस करके आपने बताना है। अगर आपने डेफिनेशन क्लियर सुन ली है तो उसके बाद आपको इजीली समझ आ जाए कि ये जो मैट्रिक्स हमारे पास स्केयर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, या फिर जो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो हमारे पास ये जो मैट्रिक्स, आप पहला मैट्रिक्स देखेंगे तो हमारे पास तमाम के तमाम एलिमेंट्स इसमें 0 है। तो तमाम एलिमेंट्स किसी मैट्रिक्स में 0 हो तो वो हमारे पास नल मैट्रिक्स या फिर सिफरी कालब कहलाता है। ठीक है, तो हमारे पास दूसरा जो मैट्रिक्स है हमारे पास दिया हुआ बी मैट्रिक्स है। इसमें देखेंगे तो आपको एक रो नजर आ रही है, ओनली 1 रो है, 2 3 4। अगर एक मैट्रिक्स में सिर्फ 1 रो हो तो उसे हम रो मैट्रिक्स का नाम देते थे, तो ये हमारे पास रो मैट्रिक्स है, या फिर इसको उर्दू में हम कतारी कॉलम का नाम देते हैं। उसके बाद तीसरा जो हमारे पास इसका मैट्रिक्स दिया हुआ वो सी मैट्रिक्स है, 4 0 6। तो इसमें ओनली 1 कॉलम है, तो इसमें एक कॉलम होने की वजह से हम इसका नाम दे देंगे कॉलमी कॉलम का। ठीक है, या फिर कॉलम मैट्रिक्स का नाम देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है डी मैट्रिक्स। इसमें देखेंगे डायगोनल एलिमेंट्स जो हमारे पास है वो 1 1 है। तो हमने लास्ट डेफिनेशन यही पढ़ी है कि अगर डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 आ जाए और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है 0 0 हो जाए तो इस मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या फिर यूनिट मैट्रिक्स है। उसके बाद अगला जो मैट्रिक्स हमारे पास है ई मैट्रिक्स, ई इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, इसमें ओनली 1 एलिमेंट है, वो भी 0 है। तो ये भी हमारे पास है सिफरी कालब है या फिर नल मैट्रिक्स है। नेक्स्ट अगला हमारे पास एक एफ मैट्रिक्स गिवन है, उसमें जो है कॉलम दिया हुआ है, ओनली 1 कॉलम है, और उसमें इसको अगर नाम दिया जाए तो हमारे पास इसको कहेंगे हम कॉलम मैट्रिक्स का या फिर कॉलमी कॉलम का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम यही है, हमने बताना है कि ये मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है। तो अब हमारे पास
इसमें से मैंने कुछ पार्ट लिखे हैं जो मेजर मुझे अच्छे लगे हैं, इंपॉर्टेंट, जो आपको डाउट होंगे। बाकी आपने कुछ जो है खुद से गैस करने हैं, और अगर आपको समझ ना आए उनके बारे में तो आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना है, फिर मैं उसके बारे में ज़रूर बता दूंगा। तो आप देखेंगे इसमें हमारे पास तमाम के तमाम एलिमेंट्स जीरो भी नहीं है, और ये स्क्वायर फॉर्म का नहीं है, ये रेक्टेंगल फॉर्म का बना हुआ है। इसमें 2 रोज है और 3 कॉलम्स हैं, तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं है, इसलिए इसका नाम जो हम कह देंगे ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, उसके बाद इसमें देखेंगे हमारे पास तमाम एलिमेंट्स जीरो भी नहीं है, सारे के सारे नेगेटिव भी नहीं है, तो हम इस मैट्रिक्स को कहेंगे इसमें नंबर ऑफ रोज चेक करनी है और नंबर ऑफ कॉलम्स चेक करने हैं, तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम बराबर है, इसलिए इस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स का नाम दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसमें भी तमाम एलिमेंट्स जीरो नहीं है, ना ही ये कॉलम मैट्रिक्स है, मतलब एक कॉलम नहीं है, इसमें एक से ज्यादा रोज है, एक से ज्यादा कॉलम्स हैं, तो 3/3 इसका ऑर्डर है, तो इसकी रोज भी बराबर है और कॉलम्स भी बराबर है। इट मींस ये एक स्केलर मैट्रिक्स है, लेकिन 3/3 मैट्रिक्स का, तो 4/4 का भी जो है स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है। और स्क्वायर इस तरह की शक्ल को कहते हैं जिसमें क्या 4 साइडेड क्या हो, बराबर हो, इक्वल हो, जैसे इसकी जो हमने कह दिया कि इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो। अब ये मैट्रिक्स आप देखेंगे तो इसमें तमाम के तमाम एलिमेंट्स क्या है, जीरो है या फिर सिफर है। तो ऐसा जो मैट्रिक्स जिसमें तमाम एलिमेंट्स जीरो हो तो उसे हम सिफरी कॉलम या फिर नल मैट्रिक्स का नाम देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने बताना है कि ये जो मैट्रिक्स है डायगोनल मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या फिर स्केलर मैट्रिक्स है। तो इसमें देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 ऐसे क्या है, ए है हमारे पास गिवन मैट्रिक्स 4 0 0 4। तो आप गेस करें कि हमारे पास ये तो जीरो एलिमेंट्स है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो है और डायगोनल एलिमेंट्स सेम है, तो जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स सेम आ जाए और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो तो उसको हम स्केलर का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक है, उसके बाद जो बी मैट्रिक्स है इसमें आप देखें तो ये हमारे पास क्या है, जीरो एलिमेंट्स है, नॉन डायगोनल, और ये हमारे पास क्या है, नॉन जीरो है, दोनों सेम नहीं है और ना ही 1 1 है। तो हमारे पास ये जो है डायगोनल जो है मैट्रिक्स कहलाएगा और इसको उर्दू में वितरी कहते हैं। ठीक है, वितरी कॉलम। उसके बाद अगला जो हमारे पास सी मैट्रिक्स दिया हुआ है, देखें ये 0 0 है और ये हमारे पास 1 1 है, तो इस तरह की फॉर्म को हम क्या नाम देते हैं, ये हमारे पास सी मैट्रिक्स जो है आइडेंटिटी है और इसको उर्दू में कहते हैं वहादानी। ठीक है, वहादानी कॉलम। ठीक है, वहादानी वितरी कॉलम भी इसको कहते हैं क्योंकि ये वितरी कॉलम भी है एक। उसके बाद है हमारे पास डी पार्ट। डी में देखें हमारे पास ये हमारे पास 0 0 और ये दोनों क्या है हमारे पास, इसमें देखें एक जीरो एक नॉन जीरो है। तो ये हमने डायगोनल में पढ़ा था कि डायगोनल एलिमेंट्स में एक नॉन जीरो डिजिट होना जरूरी है, तो ये भी हमारे पास जो है वितरी हमारे पास कॉलम कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसको सॉल्व करें तो क्योंकि इसमें प्लस वाली फॉर्म दी हुई है 5 - 3, तो 5 - 3 करेंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ पर भी 1 + 1 2, तो ये दोनों सेम है, तो जब वितरी अरकान सेम हो तो उसे हम स्केलर कहते हैं, तो ये हमारे पास स्केलर कॉलम है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अगले जो हमारे पास ये कुछ इसमें अगर मिस हो, बल्कि ये तो कंप्लीट है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के जो है कुछ पार्ट जो मैंने लिखे हैं, कुछ नहीं लिखे, जो लिखे हैं ये मैं आपको समझा दूंगा और जो नहीं लिखे वो आपने खुद से प्रैक्टिस करना है। जब आपको ये समझ आ गया तो वो खुद से आप ट्राई कर सकते हैं और आपको समझ आ जाएगी और खुद से सॉल्व भी हो जाएंगे। अब इसमें आपने ये जो गिवन मैट्रिक्स है क्वेश्चन नंबर 4 में, इस गिवन मैट्रिक्स का आपने नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। तो नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए मैंने बताया था कि आपने इसका क्या करना है, दोनों तरफ नेगेटिव को मल्टीप्लाई कर देना है। तो दोनों तरफ नेगेटिव अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 0 -2, और ये जो माइनस है अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास अंदर साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। जैसे ये 1 के साथ प्लस है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास नेगेटिव मैट्रिक्स जो आ जाएगा वो -1 0
उसके बाद जो -2 है इसको +2 में कन्वर्ट करेंगे। जो ये हमारे पास आंसर आ गया ये -a है, a मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स। इसी तरह b का भी आप निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट मैं इसको बना देता हूँ कि माइनस मल्टीप्लाई करें, अंदर साइन चेंज कर लें तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ -3 आ जाएगा, यहाँ -1 की जगह पर +1 आ जाएगा। उसके बाद ये जो 2 है ये +2 है, -2 आ जाएगा, उसके बाद -1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास नेगेटिव b जो है ये b मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स है। इसी तरह e है, e के साथ भी नेगेटिव मैट्रिक्स नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दे तो एक तरफ नेगेटिव लिख दिया, दूसरी तरफ जो आपने मल्टीप्लाई कर देना है तो इसके अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। बार बार मैं यही बता रहा हूँ कि नेगेटिव मैट्रिक्स में आपने मैट्रिक्स के अंदर साइन चेंज कर देना है। तो -1 आ जाएगा, उसके बाद +5 हो जाएगा, उसके बाद है नेक्स्ट -2 और -3। तो ये हमारे पास जो है ए बी और ई के नेगेटिव मैट्रिक्स हमने फाइंड आउट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है और मैंने जो है पीछे आपको इसकी डेफिनेशन में ट्रांसपोज की क्लियर बता दिया था कि आपने ट्रांसपोज कैसे लेना है, उसमें नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम्स में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम उसके बाद कन्वर्ट करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा उस मैट्रिक्स को हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसको प्रॉपर आपने जब शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पेपर में हर बार ट्रांसपोज फाइंड आउट करने का एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो आपने अप्लाई करना है सोल्यूशन में जो है ए के ऊपर ट्रांसपोज लेना है। ठीक है, दोनों तरफ अप्लाई करना है। जैसे आप दोनों तरफ स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं, इसी तरह ट्रांसपोज दोनों तरफ क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। ठीक है, लॉग जैसे आप अप्लाई करते हैं। उसके बाद है ये हमारे पास 0 1 -2 इसके ऊपर ट्रांसपोज ले लिया। आप देखें दोनों तरफ ट्रांसपोज अप्लाई किया। ये ए का ट्रांसपोज एक तरफ वाला तो हमें चाहिए, अब इसका ये ट्रांसपोज हमने अप्लाई करना, मतलब इसको सॉल्व कर देना। तो ये जब ख़त्म होगा तो ये रो जो ये कॉलम में है इसको रो में कन्वर्ट कर देंगे, रोज को कॉलम में या कॉलम्स को रो में कन्वर्ट कर दो। तो ये 0 1 -2 है तो इसको 0 1 और -2 में कन्वर्ट किया। तो ये हमारे पास इसका ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, इसी तरह हम जो बी मैट्रिक्स का अगर फाइंड आउट करना चाहें तो बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 5 1 एंड -6 ये हमारे पास, और इसके ऊपर ट्रांसपोज है। ठीक है, उसके बाद जो है इसका जो है एक तरफ का ट्रांसपोज जो है वैसे ही रहेगा, दूसरी तरफ का ट्रांसपोज खत्म करना है। तो ये जो रो में है इसको किस में कन्वर्ट करना है, कॉलम में कन्वर्ट करना है। 5 और 1 -6 हमारे पास, ये हमारे पास बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स आ गया। इसी तरह हमारे पास है सी मैट्रिक्स। सी मैट्रिक्स का देखेंगे तो हमारे पास सी ट्रांसपोज और इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1 2 और उसके बाद है 2 -1 3 और 0, ये उसका ट्रांसपोज। दोनों तरफ अप्लाई कर दिया इसके ऊपर ट्रांसपोज। अब ये जो लेफ्ट साइड वाला ट्रांसपोज है वो सी वैसे का वैसे रहेगा, सी ट्रांसपोज, और ये हमने इसकी रोज को कॉलम में चेंज करना है। अब देखिए ये 1 2 एक रो है, फिर 2 1 -1 दूसरी रो है, 3 और 0 ये तीसरी रो है। इन रोज को कॉलम में चेंज करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा कुछ, देखें ये आ जाएगा हमारे पास 1 और 2, उसके बाद है 2 और -1, उसके बाद है 3 और 0। तो ये हमारे पास सी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमने फाइंड आउट कर लिया। इस तरह रिमेनिंग 2 पार्ट रहते हैं वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट इसका लास्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, वो करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 का और मोस्ट इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी, और कभी कभार ये लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हमारे पास मैं इसका पार्ट 2 करवाने जा रहा हूँ कि ये हमारे पास है पार्ट 2। पार्ट 1 आप लोगों ने खुद करना है, उसमें ए की वैल्यू गिवन होगी और आपने शो करना है कि ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए आ जाए। मतलब आपने 2 मरतबा किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है, दोबारा वही आंसर आ जाए, ये साबित करना है। और इसमें इक्वल का साइन है हमारे पास। तो इस तरह को प्रूफ आ जाए तो आपने कोई शायद पिछली क्लास में 8 क्लास में इस तरह का यूनियन इंटरसेक्शन वाला कोई डी मॉर्गन के कवानीन प्रूफ किए होंगे। उसकी आप लेफ्ट साइड सॉल्व करते थे और फिर राइट साइड सॉल्व करते थे, दोनों का आंसर बराबर आ जाता था। लेकिन अब इक्वालिटीज़ में एक एडवांस लेवल एक ये आपको सिखाया जा रहा है कि आप
जो है इक्वालिटीज़ में एक साइड को सॉल्व करके दूसरे के बराबर भी कर सकते हैं। जैसे आप इसको सॉल्व करें और आंसर बी का आ जाए, ठीक है, तो ये हमारे पास दूसरा लेवल है। या फिर आप जो राइट साइड को सॉल्व करें और लेफ्ट साइड वाली शक्ल बना दें तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल कहलाते हैं। तो इस तरह भी साबित हो जाता है। तो ये एक प्रूफ है, हम इसको जो है एक एग्जाम्पल इस पुटिंग के जरिए हम इसको साबित कर रहे हैं कि वाकई जो है ये ट्रू बात है कि हम जब मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सोल्यूशन में आपने लिखना है, यहाँ से हमारे पास ये चीज़ आपने शो करनी है। तो यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारी कौन सी है वो देखेंगे तो हमारे पास है वो बी ट्रांसपोज और उसका होल ट्रांसपोज है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास बी, पहले बी का लें, हमारे पास बी मैट्रिक्स है 1 1 एंड 2 0 और उसके ऊपर ये ट्रांसपोज है, देखें ये वाला हमारे पास। उसके बाद ये हमारे पास ब्रैकेट है तो इसको ब्रैकेट लगाया और उसके ऊपर फिर होल ट्रांसपोज है। अब ये ट्रांसपोज हमने खत्म करना है तो क्या करना है, रोज को चेंज करना है कॉलम्स में और कॉलम्स को चेंज करना है रोज में। ये हमारे पास रो है, इसको कॉलम में चेंज करो, ये रो है इसको भी कॉलम में चेंज करो, ठीक है। अब हमारे पास ये वाला जो है ब्रैकेट खत्म करने के बाद ये ट्रांसपोज बचा है, इसको यहाँ पर लिख दें, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम करेंगे इसका ट्रांसपोज ये अप्लाई, तो ये हमारे पास आ जाएगा। ये ट्रांसपोज अप्लाई करने के बाद ये जो रो है इसको कॉलम में चेंज करो 1 2 और उसके बाद जो है 1 0 हमारे पास ये रो है, इसको कॉलम में चेंज करें तो ये हमारे पास 1 0 आ जाएगा। तो ये थी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। और ये अगर हम देखें तो हमारे पास बी के दोबारा इक्वल है, बी वैसे के वैसे सेम है, तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि ये बी के इक्वल है। नीचे लिखेंगे आप हिंस प्रूव्ड कि ये साबित हो चुका है कि हमारे पास जो है ये क्वेश्चन दोबारा आपने राइट करना है, या फिर आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था ट्रांसपोज के रिलेटेड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस अच्छे से करना है। और मैं तमाम स्टूडेंट्स से यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको इस वीडियो में कोई चीज़ समझ ना आई हो या फिर कहीं से कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं इसका रिप्लाई ज़रूर करूंगा। अल्लाह हाफिज़।